जो सिलेबस में जो जैसे टॉपिक्स दिए गए हैं, टॉपिक्स में जैसे एक सबसे पहले जैसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन यानी विदाउट ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सेलुलर रेस्पिरेशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें एटीपी फॉर्मेशन होगी, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ओवरऑल देखा जाए ये सारी सेलुलर रेस्पिरेशन की हेडिंग है, हम इनको कलेक्टिवली पढ़ेंगे। फिर आप ऐसे ना कहें कि ये ऐसे जैसे इंडिपेंडेंट फेजेस रिएक्शन, जैसे फेजेस आर रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के पार्ट्स हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। तो ये अलग से कोई अलग से जैसे अगर हम कहें ना कि मीन्स टॉपिक तो हेडिंग तो जरूर है, बट जैसे अगर आप ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की बात करें, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी बनने का जो अमल होगा, ज्यादातर एटीपी बनेंगे वो इस ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए, प्रोसेस के जरिए एटीपी बनेंगे। तो वो भी इसी में डिस्कस हो जाएगा, अलग से सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन यकीनन जैसे फोटोसिंथेसिस जिन्होंने पढ़ा है फर्स्ट ईयर उनको पता होगा, फोटोसिंथेसिस के अंदर ये सारी पॉइंट्स मौजूद हैं। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर कितने एटीपी बनेंगे, उनका एक जनरल काउंट होता है, वो हम काउंट करेंगे रोल। और उसके बाद जैसे रोल ऑफ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। ये जो हेडिंग्स हैं हम फोटोसिंथेसिस की हेडिंग में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक्स के हवाले से जैसे सबसे पहले हम आएंगे जैसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सब पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा व्यू लेंगे रेस्पिरेशन का, और उसके बाद जैसे देखेंगे रेस्पिरेशन की टाइप्स कितनी है, एरोबिक और एनएरोबिक दोनों हो जाएंगे। और आगे जैसे पाथवे कितने बन जाते हैं ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन या अनअवेलेबिलिटी ऑक्सीजन की हो, तो किस तरह से पाथवे अलग अलग होंगे। तो यही हम इन हमारे जो सिलेबस होगा आज जैसे हम स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे एक ओवरऑल आपके जहन में होनी चाहिए, जैसे अक्सर हम जैसे कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको मिक्स कर लेते हैं। कैसे, जैसे एक ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग एक अलग फिनोमेना है। ब्रीदिंग या जिसे हम कहते हैं वेंटिलेशन, वेंटिलेशन या ब्रीदिंग, जिसमें वेंटिलेशन या ब्रीदिंग में ये होता है कि जैसे एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आती है और देन जो है एयर जो है लंग्स से या रेस्पिरेटरी सर्विस यहाँ से जो बाहर जाती है, तो उसे हम कहते हैं ये जस्ट ब्रीदिंग है, फिजिकल प्रोसेस है। दूसरा स्टेप होता है गैस ट्रांसपोर्ट। एक गैस ट्रांसपोर्ट होता है, जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो है गैस जो है फ्रॉम लंग्स टू सेल्स एंड फ्रॉम सेल्स टू लंग्स, जो ये गैस ट्रांसपोर्ट है, गैस ट्रांसपोर्ट। और एक और भी टर्म है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज जैसे हमारे अगर ह्यूमन बींग के हवाले से बात करें, तो गैस एक्सचेंज एक जैसे आपको पता है कि एट द पॉइंट ऑफ लंग्स एंड सराउंडिंग जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड सेल, उनके दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। नंबर टू, यही यहाँ लंग्स से जो है ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होती है, तो यही ऑक्सीजन देन टिश्यूज की तरफ जाती है। तो वहां पे भी टिश्यूज को जैसे ऑक्सीजन देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, तो यानी ये फिनोमेना होगा, इससे हम देंगे गैस एक्सचेंज कहेंगे। तो देखिए ये अलग अलग है, ब्रीदिंग अलग है, गैस एक्सचेंज अलग है, गैस ट्रांसपोर्ट की फिनोमेना। और इसी तरह से तीसरा जो स्टेप होता है उससे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक और जैसे फिनोमेना है जिसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन वर्ड से जाहिर है ये किस जगह पे होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी, अगर हम ये एनिमल सेल की बात करें, तो एनिमल सेल के अंदर जैसे आपने मे बी लोअर क्लास में पढ़ा हो कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में किस तरह से इन्वॉल्व है, जैसे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एटीपी बनते हैं। तो ये सेल लेवल पे जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन और उसके रिजल्ट में जैसे एनर्जी बनना, कार्बन डाइऑक्साइड बनना, जैसे ये एक, जैसे हम कहेंगे कि ये सेलुलर एट द लेवल ऑफ सेल, सेल लेवल पे जैसे ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन होती है उसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो यानी हम इन टर्म्स में यहाँ पे फिलहाल कंफ्यूज ना हो हम, कि जैसे ये वेंटिलेशन या ब्रीदिंग है, ये अलग फिनोमेना है, गैस ट्रांसपोर्ट, गैस एक्सचेंज, और ये है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो इसी तरह से हमारे एनटीबी बुक के अंदर जैसे आप देखेंगे, इन बायोलॉजिकल सिस्टम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन which usually involves the removal of a hydrogen atom from one molecule and the gain of hydrogen atom by another molecule। यानी रिडॉक्स रिएक्शन जिसे आप सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, ये होते रहते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर। रिडॉक्स रिएक्शन, लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जाहिर है एक अगर कोई जैसे सब्सटेंस है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो दूसरे यकीनन ऐसी सब्सटेंस होगी, मॉलिक्यूल होगा तो यकीनन उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसी तरह से लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का अमल जारी होता है। लूजिंग एंड गेनिंग का इलेक्ट्रॉन ये अमल जारी होता है, उससे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, एक जैसे जनरल इक्वेशन है, हम उस पर भी आते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज होगी, हम आते हैं इक्वेशंस पे आते हैं। तो यानी यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन है जो जिनमें ग्लूकोज की जैसे ऑक्सीडेशन होती है, ये भी वर्ड से जाहिर है ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, बाय विच लिविंग सेल्स ऑब्टेन एनर्जी थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा, यकीनन जैसे ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और एनर्जी भी बनेगी, और एनर्जी भी बनेगी। इसी तरह से ये दो डेफिनेशंस तो आपने यकीनन जैसे पढ़ी होंगी, एक होगा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसी तरह से जो आप ये हेडिंग जिस चैप्टर की जैसे बायो एनर्जेटिक्स है, तो आपको पता है कि बायो रेफर्स टू लाइफ और लिविंग थिंग्स या लिविंग सिस्टम। एनर्जेटिक्स, जैसे एनर्जेटिक्स की मीनिंग होती है कि जैसे एनर्जी के जैसे उनकी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करने के बाद ये जाहिर है उस एनर्जी की आगे यूटिलाइजेशन भी होगी, एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट होता रहेगा। तो इन प्रोसेसेस को कलेक्टिवली हम कहेंगे बायो एनर्जेटिक्स कहेंगे। एसटीबी के अंदर इसमें डेफिनेशन भी मौजूद है, कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यकीनन क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन। कन्वर्जन भी होती रहेगी, जैसे फूड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसी तरह से एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी आपने यकीनन फिजिक्स में पढ़ा होगा, एनर्जी के एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह से एनर्जी की यानी कैप्चरिंग है, जैसे सनलाइट को ग्रीन प्लांट्स कैप्चर करते हैं, कैप्चरिंग, देन सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और देन उसकी कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन होने के बाद इसका यूज और यूटिलाइजेशन होगी इन द लिविंग सिस्टम, और इस एनर्जी की यूज और यूटिलाइजेशन होगी। तो ऐसे प्रोसेस के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है बायो एनर्जेटिक्स। तो इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है बायो एनर्जेटिक्स। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बायो एनर्जेटिक्स की एक हेडिंग है, जैसे हमारे पीएमसी सिलेबस में सबसे पहले जैसे यही सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जो पार्ट रखा गया है, तो उसमें जैसे आज हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन को ही डिस्कस करेंगे। तो यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होगा, जाहिर है सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। ऐसे नहीं है कि ग्लूकोज इनपुट जैसे हुई है या इसका रॉ मटेरियल है फौरन ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाए, फौरन ही एटीपी प्रोड्यूस हो जाए। सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, वेरियस प्रोसेसेस होते हैं, उनके जरिए आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली ये स्टेप वाइज जो है ये फिनोमेना होता रहेगा, एटीपी बनते रहेंगे बनेंगे और CO2 भी आखिर में जैसे बनेगी। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन, और आपने जैसे बायो एनर्जेटिक्स की एक डेफिनेशन भी नोट की। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, आगे चलते हैं कि जैसे रिडॉक्स रिएक्शन होते क्या है। जैसे आप यहाँ पे अंदाजा लगाएंगे, यकीनन ये सेलुलर रेस्पिरेशन की जैसे इक्वेशन है,
हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी इक्वेशन दी गई है, एज वेल एज बाकी भी जैसे आप इक्वेशन वाइज जैसे देखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज की जैसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल ऑक्सीजन, प्लस ये ऑक्सीजन है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स आर द रॉ मटेरियल, या किसी भी केमिकल रिएक्शन है ये प्रोसेस है, इस साइड पे आपको पता है कि रिएक्टेंट्स होते हैं और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होती है। तो आप देखें ग्लूकोज की जो कि इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा या ऑक्सीडेशन कहेंगे, लॉस होगा तो यकीनन दूसरे ऐसे भी होंगे जो जाहिर है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होते रहते हैं। तो ग्लूकोज में लूजिंग ऑफ जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे, और ये जो ऑक्सीजन है इसकी गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी इसकी रिडक्शन हुई है, जिसके रिजल्ट में ये वाटर। तो इसी तरह की ये जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जो सिंपल इक्वेशन में ही क्वेश्चन होते हैं, कभी कभार टेस्ट में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं, जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में किन की ऑक्सीडेशन होती है, किन की रिडक्शन होती है, या सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जैसे CO2 बनती है तो ये कहाँ से बनती है, CO2 किस प्रोसेस के जरिए बनेगी, या ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे बनते हैं ये किस प्रोसेस से बनते हैं, कहाँ से बने। तो ओवरऑल जो है, ओवरऑल जैसे आप देखेंगे तो ये लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस है। तो इसी तरह से ये इक्वेशंस जो होती हैं इन पे भी आप थोड़ा सा फोकस देंगे, देखेंगे कि कौन सी प्रोसेसेस या फिनोमेना इसमें हो रहे, कौन सा मॉलिक्यूल है उसमें कौन सी जो है प्रोडक्ट्स बनती है। तो ऐसे बहुत ही जरूरी है। सिमिलरली हम ये ऐसी इक्वेशन को जो फोटोसिंथेसिस में वहां से भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि इक्वेशन के अंदर जो एसटीबी के अंदर मौजूद है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है ओवरऑल, तो उसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी, एनर्जी भी रिलीज होगी एटीपी मॉलिक्यूल की सूरत में, एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेप्स आपको नोट करने या याद करने। ओवरऑल ओवरऑल फिर भी आप जैसे देखेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बनता है, ऑक्सीजन की जैसे रिडक्शन होती है वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन मींस इसकी जो है रिडक्शन हुई है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीजन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन और उसके रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ऑक्सीडेशन जैसे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यानी ग्लूकोज लूजेज इलेक्ट्रॉन, ग्लूकोज लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, और इसी तरह से हम कहेंगे ग्लूकोज की जैसे ऑक्सीडेशन हुई है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई है। तो ओवरऑल ये रिएक्शन ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एज रिडॉक्स रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले ये आपके जहन में होना चाहिए कि ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन किसकी होती है, रिडक्शन किसकी होती है, कौन से कंपोनेंट उसमें बनेंगे, ऐसी पॉइंट्स आप याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यकीनन जैसे आप याद भी करेंगे और बहुत ही सिंपल भी है। और जैसे मैंने आपको जैसे थोड़ी सी पॉइंट यही बताई कि इक्वेशन के अंदर जैसे जैसे हम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेटरी फेज में हैं, तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे जहन में यही होता है कि सवाल क्वेश्चन किस पैटर्न में होंगे, एमसीक्यूज। तो इसमें काफी सारे एमसीक्यूज भी इसमें जैसे इनकी फॉर्मेशन हो सकती है, एमसीक्यूज का फॉर्मेट आप हमें यहाँ से मिल सकता है इसमें। यकीनन जब हम टेस्ट लेंगे तो उसमें भी ये पैटर्न आ जाएगा, आप देखेंगे। तो इस तरह से जो है आप जहन में रखें कि किन चीजों की ऑक्सीडेशन है और किन की जो है रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये आते हैं तो इसमें जैसे एटीपी फॉर्मेशन, जैसे आखिर में आपने देखा ना कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है, CO2 भी बनता है, प्लस एटीपी भी बनता है। तो एटीपी फॉर्मेशन की जो प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। एटीपी बनने का अमल जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए होगा। एटीपी बनने का अमल सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए भी होगा। एटीपी बनने का एक जो प्रोसेस होगा एनर्जी इन द बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए भी बनेगी, और एटीपी बनेगी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन पे भी बनेगी। तो इनकी डेफिनेशन थोड़ी आप जहन में रखें, तो क्योंकि जब हम थोड़ी देर के बाद आगे जिससे डिस्कस करेंगे तो उसमें सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का जिक्र आएगा। मोर ओवर हमारे पीएमसी के सिलेबस में भी आपने जैसे देखा, पीएमसी के सिलेबस में भी आपने ये देखा
यासिन, पीएमसी के सिलेबस में भी आपने देखा कि पीएमसी के सिलेबस में आपने देखा कि यानी इनकी अलग हेडिंग भी मौजूद है। एक ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या है, कौन सा प्रोसेस है कि ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे अभी आपने देखा रिडॉक्स रिएक्शन में एक लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे होती रहती है। इलेक्ट्रॉन्स गिव अप एनर्जी विच इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी। एटीपी यही जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गिव अप करते हैं, या जैसे हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जब पास होंगे तो उसी एनर्जी में फिर क्या बनेगा, एटीपी इज फाउंड फ्रॉम एडीपी। और इस प्रोसेस को समटाइम्स कीमियोस्मोसिस भी कहते हैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो प्रोटॉन फ्लो होता है थ्रू एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स पावर से सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये पॉइंट जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर फर्स्ट टाइम पढ़ी है, फर्स्ट टाइम काफी सारे यकीनन हमारे इस देश में फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये समझ में फिलहाल नहीं आएगी। और ना ही अगर अगर समझ में ना आए तो खैर कोई मसला नहीं। वाई, बिकॉज आगे इसकी इलस्ट्रेशन भी मौजूद है, प्रोसेस भी मौजूद है। जब तक वो प्रोसेस आप नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ। आई एम होपफुल, मैं बिल्कुल होपफुल नहीं, आई एम श्योर कि आपके जो काफी सारे स्टूडेंट जो यहाँ से मीन्स हमारे पास से पढ़े हैं, हमने पढ़ा है, उनको हमें यकीन है कि ये पॉइंट उनको याद होगी। कहाँ पे हमने पढ़ी है ये, जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर भी देखा था एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, और इसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स होते हैं इनकी मेम्ब्रेन के अंदर, जिसमें हाइड्रोजन आयन की जो पासिंग होती है, जैसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पैदा होता है, जिसमें जब हाइड्रोजन मूव होते हैं तो उसमें जो है इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से एडीपी प्लस पी जो है एटीपी बनेंगे, और इस अमल को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। दूसरा जो स्टेप होता है उसमें सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। हमारे एनटीपी में इनकी डायग्राम्स भी मौजूद है, हम डिस्कस भी करेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। तो इस मेथड में क्या होता है, प्रोसेस में मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और जीटीपी। जैसे ए स्टैंड्स फॉर एडिनिन, एडिनोसिन। एडिनोसिन मींस एडिनिन नाइट्रोजनस बेस होता है। जी स्टेट गुआनोसिन, गुआनोसिन, गुआनोसिन यानी गुआनिन को जो है शो कर रहा है। जैसे आपको पता है कि ये नाइट्रोजिनस बेस है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं तो उनमें एक नाइट्रोजिनस बेस होता है, एक पेंटोस शुगर होता है, एक जो है फास्फेट ग्रुप होता है। अगर न्यूक्लियोटाइड एडिनिन है तो हम उसे कहेंगे एडिनोसिन जो है ट्राइफास्फेट होगा, और गुआनोसिन ट्राइफास्फेट जीटीपी जिसे कहेंगे, एटीपी जीटीपी। ठीक है, होपफुली। तो इसी तरह से एटीपी, जैसे हम बार बार रिपीट करें कि एटीपी बनने का अमल, तो एटीपी और जीटीपी बाय द ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट डायरेक्टली टू एटीपी और जीटीपी, और ट्रांसफरिंग फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी प्रोडक्ट की बन जाती है। बहरहाल सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, ये जस्ट आपको दो स्टेप जैसे डेफिनेशन जहन में होनी चाहिए कि एटीपी फॉर्मेशन के ऐसे दो प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, और दूसरा प्रोसेस होगा उसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। अलग से हेडिंग भी है एनटीपी में, अलग डायग्राम भी है, वहां पे अभी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पता है कि एटीपी बनने का भी अमल हो रहा था, तो इस वजह से ये चीजें हमने डिस्कस की है। तो जैसे ये जैसे एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है, इसमें आप जैसे देखें रिसेंटली आपने जैसे एंजाइम की हेडिंग पढ़ी है यकीनन, तो ये एंजाइम है, तो इसमें एक सबस्ट्रेट यकीनन इसकी कोई ना कोई सबस्ट्रेट है। जैसे अगर ग्लाइकोलिसिस जिन्होंने पढ़ी है आखिरी स्टेप का, जैसे एक एग्जांपल है, एक सबस्ट्रेट है जिसका नेम है पीईपी, फास्फोइनोल पायरुवेट एंजाइम है। और इस एंजाइम में जैसे अब यहाँ पे इस एंजाइम का काम क्या होगा, यानी इस फास्फेट ग्रुप को रिमूव करके एडीपी प्लस पी से मिलाना है। तो फास्फेट ग्रुप यहाँ से इस सबस्ट्रेट से रिमूव हुआ, रिमूव कराने में एंजाइम का रोल था। इस सबस्ट्रेट से ये फास्फेट ग्रुप रिमूव हुआ, रिमूव होने के बाद जाके एडीपी को ज्वाइन किया, तो इसके रिजल्ट में जो है हम कहेंगे इसके रिजल्ट में एटीपी मॉलिक्यूल बन गया है। इस अमल को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। जैसे ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट का नेम है पीईपी। जैसे आप ग्लाइकोलिसिस में पढ़ेंगे जो बिल्कुल सेकेंड लास्ट जैसे आखिरी दो इवेंट है, पी से पायरुविक एसिड और पायरुवेट बनता है, उस जगह पे एटीपी बनते हैं। आप स्टूडेंट को जिन्होंने पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस उनको याद होगा, आज भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें मीन्स ये जो एटीपी बनने का अमल होता है, तो उसमें एंजाइम का जैसे ये रोल ये हुआ कि सबस्ट्रेट से फास्फेट ग्रुप की रिमूवल हुई, रिमूवल होने के बाद एडीपी को ज्वाइन किया तो उसके रिजल्ट में एटीपी बनते हैं। तो इस
अमल को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, बिकॉज ये सबस्ट्रेट इसका फास्फेट ग्रुप जब रिमूव हुआ एटीपी को ज्वाइन किया तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। यानी एटीपी इज फाउंड व्हेन एंजाइम ट्रांसफर्स, इस एंजाइम ने ट्रांसफर किया किसको, फास्फेट ग्रुप को, फ्रॉम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से, ये रेड कलर की सबस्ट्रेट है, यहाँ से इसका फास्फेट ग्रुप रिमूव हुआ, वो फास्फेट ग्रुप कहाँ किसके पास गया, एटीपी के पास गया, तो उसके रिजल्ट में क्या बना, एटीपी बना। तो इस एटीपी बनने के अमल को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। और उसके बाद सबस्ट्रेट से आपको पता है प्रोडक्ट बनती है, तो सबस्ट्रेट कौन सी थी, पीईपी, पीईपी से जो प्रोडक्ट बनेगी उसका नेम होगा यकीनन पायरुवेट और पायरुविक एसिड, जो ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट है। और उसी रिएक्शन में जैसे आप देखेंगे वहां एटीपी भी बनते हैं, तो ये एटीपी जैसे एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का अमल है। एंजाइम होगा, सबस्ट्रेट का फास्फेट ग्रुप होगा, उसको रिमूव करेगा, जाके वो फास्फेट ग्रुप एडीपी के साथ ज्वाइन होगा और एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगी, पीईपी से पायरुवेट एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड। तो होपफुली आपने ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन की पॉइंट को नोट किया होगा। आगे हम चलते हैं अब, और इसी तरह ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में बाद में हम आएंगे, फिलहाल अब अदर टॉपिक्स की तरफ आते हैं। जैसे हमारे पीएमसी के सिलेबस में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की हेडिंग है, दोनों हेडिंग है। तो हम जो है आगे जैसे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे कहाँ पे होती है। ये एसटीबी की हेडिंग है, एसटीबी जो बुक है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन की हेडिंग है मौजूद है उसमें। यानी दे सच ऑर्गेनिज्म एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होंगे, दे ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेक डाउन शुगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एन refers to no or without or absent, no or without or absence, एरो refers to air, यानी ऐसी रेस्पिरेशन का जो अमल है जो एयर और ऑक्सीजन के बगैर, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बगैर हो रहा है, तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी उसमें एनर्जी ऑब्टेन होगी बाय ब्रेकिंग डाउन शुगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम ऐसी रेस्पिरेशन को हम कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे ग्लूकोज इसमें होगी, इसमें इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगी, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन है विदाउट जैसे ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसी तरह से ये जो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगी। और इसमें एटीपी प्रोडक्शन जो होगी एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आगे काउंट भी हम देखेंगे कितने एटीपी बनते हैं, बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन में उसके कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस टू एटीपी। एंड प्रोडक्ट्स इसकी क्या हो सकती है, जैसे आपको पता है कि हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर भी देखा, जैसे ग्लूकोज की जो फाइनल जैसे प्रोडक्ट्स या जो रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हमने देखा CO2 प्लस H2O प्लस एटीपी बनता है। तो इसी तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी जैसे ग्लूकोज की विदाउट ऑक्सीजन, जैसे अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर करें कि एरोबिक में क्या था, एरोबिक में जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन था और वहां से आगे जो प्रोडक्ट्स बन रही थी, प्रोडक्ट्स में जैसे CO2 बन रही थी, वाटर बन रहा था और एनर्जी बन रही थी। तो इस तरह से हम देखेंगे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसकी प्रोडक्ट्स भी क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स यकीनन होगी, एक होगी इथेनॉल जिसे हम अल्कोहल भी कहते हैं, और लैक्टिक एसिड भी बनेगा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है उन्हें हम सिंपली कहते हैं एनएरोब्स। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एनएरोब, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एनएरोब कहते हैं। एसटीबी में जैसे एग्जांपल दिए गए यीस्ट है, बैक्टीरिया है, सर्टेन एनालिड्स है, गट पैरासाइट है, और ये ऐसे पैरासाइट ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं जिनके अंदर ऐसी एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अमल होता है। तो यानी ये आपकी एसटीबी की पॉइंट्स हैं जैसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, उनको आप नोट करेंगे कि होती कहाँ पे है, बिकॉज थोड़ा सा मिक्सचर होगा एसटीबी और एनटीबी की सिलेबस का, तो यकीनन हेडिंग मौजूद है दोनों में। तो आप सबसे पहले ये भी नोट करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन किन किन ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक है। और प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यही है कि ग्लूकोज की जैसे इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, एटीपी इतनी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं बनेगी, जो प्रोडक्ट्स होंगी उसमें एक इथेनॉल और अल्कोहल भी होगा, या एक प्रोडक्ट और भी हो सकती है जैसे लैक्टिक एसिड बनेगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एक अल्टरनेटिव टर्म भी है जिसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। अगर लैक्टिक एसिड बनता है तो इसे हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन,
ऐसी फर्मेंटेशन को हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, बिकॉज उसमें एंड प्रोडक्ट अगर लैक्टिक एसिड बनी है तो हम उसे कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर इथेनॉल एंड प्रोडक्ट बनी है तो हम उसे कहेंगे इथेनॉल या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि एंड प्रोडक्ट अगर लैक्टिक एसिड है तो ऐसी फर्मेंटेशन को हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर एंड प्रोडक्ट जैसे इथेनॉल है, अल्कोहल है, तो हम उसे कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। छोटे छोटे से टर्म्स हैं, आप जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट के लिए ऐसी कोई इनकी ये बड़ी चीज नहीं है, टर्म्स से आप डिफाइन कर सकते हैं। बायोलॉजी के आप जो एक्सपर्ट स्टूडेंट है यकीनन तो आप याद कर लेंगे। तो अगर एंड प्रोडक्ट इथेनॉल और अल्कोहल है तो उसे हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एंड प्रोडक्ट अगर लैक्टिक एसिड है तो हम उसे कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इस किस्म की फर्मेंटेशन को हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ये भी जैसे एसटीबी की हेडिंग है, बिकॉज एनारोबिक रेस्पिरेशन एसटीबी में भी पार्ट जैसे मौजूद है। तो जो प्रोडक्ट्स कौन सी है, इथाइल अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है, प्रोपायोनिक एसिड है, ब्यूटेनॉल है। ये जो है इसमें जो प्रोडक्ट्स होती है किसकी, फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन की। इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ब्रूइंग एंड डेयरी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वाइन्स एंड बियर्स में यूज होते हैं। जो वाइन्स फ्रूट्स एंड ग्रेप्स, जो ग्रेप्स उनमें पाए जाते हैं। बियर्स जो है माल्टेड सीरियल्स मीन्स अनाज, जैसे बार्ले के अंदर जो है। इसी तरह से यीस्ट में जो जो डव बनाते हैं हम, उसमें जैसे ब्रेड के लिए जो आटा वगैरह होता है, केक के लिए, तो उसमें यीस्ट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो उसमें CO2 भी प्रोड्यूस होगी। इस CO2 की वजह से ये जो छोटे से थोड़े से आटे के अंदर इतनी बड़ी ब्रेड और केक बनता है, जो मीन्स ये यीस्ट की वजह से। यीस्ट जैसे हमारे जहन में है कि पाउडर है, पाउडर नहीं, बट वो एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, जिसमें यकीनन क्या होगा, CO2 बनेगी, जिसकी वजह से जो है ब्रेड वगैरह बनती। चीज, योगर्ट एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, ये भी जैसे जैसे देखें इंडस्ट्री है, चीज बनाना या योगर्ट है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये सब एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से इंडस्ट्रियल पर्पस में भी इनको यूज किया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में एक लैक्टिक एसिड भी है, रेजिस्टेंट टू स्पॉइलेज। रेजिस्टेंट टू स्पॉइलेज की मीनिंग होती है जैसे पिकल्स वगैरह होते हैं तो उनके अंदर थोड़ी सी एसिडिक चीजें यानी लैक्टिक एसिड वगैरह ऐसी चीजें अगर ऐड करेंगे तो वो उनकी जैसे डिकम्पोजिशन जल्दी नहीं होगी, यकीनन खराब होंगे आगे चल के, बट एकदम डिकम्पोजिशन उनकी नहीं होती है। ये भी यानी इसको डेयरी प्रोडक्ट्स में इनकी जो फाइनल जैसे प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करें। फ्लेवर्स टू पिकल्स, फ्लेवर जैसे थोड़ी सी चीजें जैसे खट्टी हमें महसूस होती है, सोर होती है, वो वाई बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड की वजह से। एक और प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन की एसीटोन वगैरह, तो यानी ये इनकी सिग्निफिकेंट सारे इंपॉर्टेंस भी है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, कि व्हाट इज, जैसे हम कहेंगे एरोबिक ही सब कुछ है, एनाएरोबिक की हमें क्या फायदा देती है, नहीं, इसकी जो बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंस है। वाई बिकॉज ये काफी सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में भी इनका यूज और इस्तेमाल होता है। मेडिसिन होते हैं उनमें भी, जैसे मेडिसिन में काफी मेडिसिन की जो रॉ मटेरियल में जैसे अल्कोहल, इथेनॉल होता है, तो ये भी जैसे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की ही प्रोडक्ट होती है। जैसे आप देखेंगे शुगर मिल्स होती है तो वहां पे शुगर मिल के अंदर भी जैसे ऐसे जो यूनिट्स लगे होते हैं और उसमें जैसे इथेनॉल, इथाइल वगैरह ये बनाते हैं, जो आगे जाके उनमें अदर प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो ये इनकी भी एक बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है। अब हम आएंगे एनटीबी में। एनटीबी में पेज नंबर 87 पे अगर आप आएंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की हेडिंग है, और उसमें जैसे ग्लूकोज की पायरुविक एसिड से एसिटाइलडिहाइड, देन इथेनॉल एंड CO2 प्रोड्यूस होंगे। ये जो रेस्पिरेशन है ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इथेनॉल जो इथेनॉल बना है तो यकीनन ये कौन सी जो फर्मेंटेशन होगी, इस फर्मेंटेशन को हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। ये इथेनॉल बना है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। इसमें NADH भी नेट नहीं बने, और NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसमें दाखिल नहीं होंगे, इंटर नहीं होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने NADH के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है कि ये हाई एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में से जैसे आपको पता है ATP बनते हैं, और उन ATP बनने के अमल को हम कहते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा ATP बनते हैं,
जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है अगर उनका जवाब देना चाहें कि हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, टाइप करें नंबर, तादाद, हाउ मेनी एटीपी। 30 एटीपी, 1 ग्लूकोज मालिक्यूल। हाँ हाँ नो, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए आपसे सिर्फ यही पूछा है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोर, नहीं अभी जवाब सही नहीं आया किसी का भी। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन 32 एग्जैक्टली, ठीक है। चलें बहरहाल पढ़ेंगे ये सब, इसका काउंट भी हम बनाएंगे। तो वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है। ऑक्सीडेट NADH, FADH, ये हाई एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यानी ग्लाइकोलिसिस में या लिंक रिएक्शन में या सिट्रिक एसिड साइकिल में जो NADH और FADH बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए, जैसे आपको पता है कि हाई एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन उनमें जो बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उसी में से ATP प्लस P जो है ATP बनेंगे, तो उस अमल को हम जैसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है उसमें सबसे ज्यादा ATP ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए बनते हैं। तो यहाँ भी ये बात हो रही है कि इसमें जो NADH जैसे नहीं है, बनते नहीं, नो NADH एंटर इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ही ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो होती है जिसमें ज्यादा एनर्जी और ATP बनते हैं। मैं आपसे सवाल इस मकसद के लिए पूछ रहा हूँ कि जैसे आप स्टूडेंट ने, जैसे आज हमने पहले ही डिस्कस किया था, इसमें बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जो कंप्लीटली ऑक्सीडेशन ऑफ जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल होती है तो उसमें ज्यादा एनर्जी बनती है, और ये जो एनएरोबिक प्रोसेस है उनमें एनर्जी बहुत ही कम बनती है। वाई? बिकॉज इसमें जो इनके NADH वगैरह होते हैं उनमें इतनी एनर्जी जैसे होती है तो वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तक चेन तक नहीं जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक नहीं जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेलुलर रेस्पिरेशन 87 पेज पे है, काइंड्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन की जैसे हेडिंग है, काइंड्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। 2 काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन है, एक एरोबिक, वर्ड से जाहिर है, दूसरी एनएरोबिक। एरो रेफर्स टू एयर और ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एबंडेंट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो हम कहेंगे उससे ये रेस्पिरेशन ऐसी होगी एरोबिक रेस्पिरेशन। वेयर एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगेन आपसे एक क्वेश्चन है, क्या ह्यूमन बीइंग में कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है? यस या नो? और उसके बाद आप एक एग्जाम्पल बताएं कि अगर होती है तो कहाँ पे होती है या कब होती है? यासिन साहब, मुजीब साहब, जठान साहब, अनीफ साहब, कब? ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज, प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज, जो प्रोलॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उस वक्त भी हमारी स्केलेटल मसल में ये एबिलिटी होती है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और उसके बाद मसल फटीग का अमल हो जाता है। बिकॉज एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब लैक्टिक एसिड मसल्स में एक्यूमुलेट होता है उस कंडीशन को हम कहते हैं मसल फटीग। एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी विदाउट ऑक्सीजन होगी। जैसे हमारी जैसे ह्यूमन बीइंग के हवाले से अगर हम बात करें तो मसल जब हेवी एक्सरसाइज होती है तो उसके बाद इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई, एबेंडेंट सप्लाई नहीं होती है, मसल्स को वर्क करना होता है, तो मसल्स कैन वर्क एनोरोबिकली, और लैक्टिक एसिड बनने के बाद मसल फटीग होता है। द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट जनरली undergo breakdown in cellular respiration to release energy is the glucose, यानी ग्लूकोज ही उसकी ब्रेक डाउन होती है या ऑक्सीडेशन होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में। आपको मालूम है जैसे therefore glucose is supposed to be the respiratory fuel, जैसे ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे क्वेश्चन के हवाले से, तो ग्लूकोज को क्या कंसीडर किया जाता है? रेस्पिरेटरी फ्यूल तस्वर किया जाता है। जैसे हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर भी पढ़ा था, ग्लूकोज जैसे होती है उसमें जैसे यकीनन जैसे एनर्जी STB के अंदर जैसे सवाल है, जैसे सोर्स ऑफ ATP या सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसकी ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज क्या है? दैट इज द रेस्पिरेटरी फ्यूल कहेंगे हमसे। The initial breakdown of glucose in both aerobic and anaerobic respiration is quite same. इनिशियल की मीनिंग होती है, जैसे आपको पता होना चाहिए सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस होता है,
और ग्लाइकोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट्स बनती है जो उसे हम कहेंगे पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो होता है उसमें आगे 3 पाथवे से, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, अगर नहीं है, अगर नो ऑक्सीजन अवेलेबल तो आगे 2 पाथवे अलग है। तो उसमें पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगी। यही पायरुविक एसिड जो आगे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, पायरुविक एसिड जो आगे जो है पायरुविक एसिड इथेनॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो है तब भी होगा जब पायरुविक एसिड में जब ये इसको जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो। तो यानी इनिशियली जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है जिससे उसकी सेम सिमिलर स्टेप है। तो इस से हम क्या अंदाजा लगाएंगे, इससे हम ये अंदाजा लगाएंगे कि ग्लाइकोलिसिस कामन है, जो कॉमन पाथवे है, चाहे एरोब है या एनएरोब है, ये विदाउट जैसे ऑक्सीजन भी ये फिनोमेना होता है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ये ग्लाइकोलिसिस। आगे भी पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, द इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज किसमें होगी? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में होगी, जिसमें जैसे हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि ग्लूकोज को यकदम जैसे ब्रेक नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टेप वाइज जो उसमें ब्रेकिंग डाउन का अमल होता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, तो जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, और ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो यानी 6 कार्बन कंपाउंड को ब्रेकिंग का अमल जो हुआ है, जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन, तो ये इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जिसे हम कहेंगे। Breakdown of glucose in both aerobic and anaerobic respiration is quite same, in which it is broken down into 2 molecules of pyruvate. जिससे ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 molecules of pyruvate, और पायरुविक एसिड और पायरुवेट जो है 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड है। एंड दिस कॉमन स्टेप ऑफ एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी है एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। तो ये कॉमन स्टेप है, इससे हम कहेंगे ये कॉमन स्टेप है, बोथ एरोबिक में एज वेल एज एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में सब में होता है। और आपको पता है कि इसमें नेट गेन जो होती है, नेट गेन जो 2 एटीपी होते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, जैसे होती है ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा होगा, एटीपी आखिर में काउंट जैसे बनाते हैं, तो ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस। तो इस वजह से हम कहेंगे इतने ज्यादा इनफ एटीपी नहीं बनते। इसमें जैसे NADH होंगे वो आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए होती है, उसमें मैक्सिमम बहुत ज्यादा एटीपी बनते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुंचते हैं। तो यानी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं, NADH इतने नहीं होंगे तो इतनी ज्यादा एनर्जी भी नहीं बनेगी। तो इसी तरह से ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट है कि काइंड्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। काइंड्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जैसे पायरुवेट अंडरगोज इन डिफरेंट रेस्पिरेटरी पाथवे डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल ऑक्सीजन एंड द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो जाहिर है वो उसमें एनएरोबिक पाथवे होगा, एरोब ऑर्गेनिज्म होगा यकीनन उसमें एरोबिक पाथवे होगा। जैसे आपने अभी पढ़ा कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड अगर जैसे एरोब है तो उसका जो अलग पाथवे होगा कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, और जो एनएरोब होगा यकीनन उसके अंदर नेचुरली एक एनएरोबिक पाथवे होगा, विदाउट ऑक्सीजन वाला पाथवे होगा। उसके जरिए जैसे फर्दर जो प्रोसेस होगा, जैसे पायरुविक एसिड के बाद जो आगे उसमें एंड प्रोडक्ट बननी है, क्या बनी है, तो इसी तरह से पायरुविक एसिड undergoes the different respiratory pathway depending upon both available oxygen and the kind of organism. If oxygen is available, अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो जाहिर है ये एरोब होंगे, और the final products are carbon dioxide and water with the release of large amount of energy, 36 ATP ओवरऑल जो यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं, और 38 जो है प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये आपके लिए नया टर्म है जो एनटीबी में फर्स्ट टाइम आया। एसटीबी के अंदर जैसे ये मौजूद है ऑलरेडी, एक ग्लूकोज मालिक्यूल में 1 ग्लूकोज मालिक्यूल होगा, उसकी जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो उसमें यूकैरियोट्स के अंदर जैसे 36 एटीपी बनेंगे, और प्रोकैरियोट्स के अंदर 38 एटीपीस बनेंगे पर ग्लूकोज मालिक्यूल। 1 ग्लूकोज मालिक्यूल की जब ऑक्सीडेशन कंप्लीटली जैसे होगी तो उसमें इतने एटीपी बन सकते हैं। किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनाएरोबिक नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन होगी 1
ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, बट ये ऐसे नहीं कि जैसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस इसमें आगे लिंक रिएक्शन ट्रांजिशन रिएक्शन होता है, फिर जो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है NADH एंड FADH बनेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक जाएंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होगी और एटीपी मॉलिक्यूल बनेगी 36 नेट एटीपी जैसे मिलेंगे। इसी तरह से ऐसे एरोब, एनएरोब नहीं, ऐसे एरोब जो मींस प्रोकैरियोट हैं तो उनमें जैसे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, उसमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। ये हुआ जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन का काउंट। अब हम आते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो यकीनन रेस्पिरेशन क्या होगी, हम ऐसी रेस्पिरेशन को हम कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन कहेंगे। Then the pyruvic acid are broken down into anaerobically and the final products are lactic acid or ethanol and carbon dioxide with the release of very small amount of energy that is called as only 2 ATP। तो उसमें क्या होगा, जैसे पाथवे अगर देखें ग्लूकोज, उसमें जैसे ग्लाइकोलाइसिस हुई है, देन पायरुविक एसिड बनाए, और पायरुविक एसिड में से आगे जो है पायरुविक एसिड में क्या बन सकता है, इधर लैक्टिक एसिड बन सकता है, या इसमें जैसे इथेनॉल बन सकता है, और इथेनॉल प्लस जैसे ये जो है CO2 बनेगा, और एनर्जी होगी बहुत ही कम होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी। कितनी एनर्जी होगी इन प्रोसेस में, ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो नेट 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनेगी, इतनी ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल नहीं बनेगी। इसके कंपेरेटिवली आप जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर देखा, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोकैरियोट्स हैं तो उसमें 36 एटीपी, और यूकैरियोट्स होंगे तो उसमें 38 एटीपी बनेगी। ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी कंप्लीटली तो इतने जैसे एटीपी बनेंगे। जहन में रखते जाएं कि इसमें कौन कौन सी क्वेश्चन मौजूद है। हाउएवर इसके बावजूद भी जैसे आपको जैसे आखिर में मटेरियल भी दिया जाता है, उसमें जो की क्वेश्चन होते हैं वहां पे, या की प्रोसेसेस होते हैं उसमें जैसे अंडरलाइन की हुई चीजें होती है, उन पे आप ज्यादा फोकस दें, याद करने में आसानी होती है। तो जो भी मेथड आपको इजी लगी, बट इन क्वेश्चंस पे आप तवज्जो देंगे, यही टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, या इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं पार्ट्स में से क्वेश्चन बनते हैं। आसान तरीका हमें लाइक जो लगा है वो आपको जैसे बता दिया है, मेहनत करना आपका काम है, थोड़ी सी 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते जाएंगे तो समझ जाएंगे। फर्स्ट टाइम जैसे कोई भी चीज होती है नहीं समझ में आती है, फर्स्ट टाइम ऐसी है जैसे ये, जैसे अभी यहाँ से जैसे हम वायर्स को अलग करेंगे, मैसेज आता है रिवीजन। ठीक है, जब पढ़ रहे होते उस वक्त थोड़ी सी कंसंट्रेशन भी दें, और जैसे आज आपने पढ़ा है ना, तो सर ममता साहब भी हमेशा कहते हैं सेल्फ स्टडी के लिए जो आप करेंगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको वो सेल्फ स्टडी में होता है। तो आप थोड़ी सी आप खुद ट्राई करें, देन मेमोराइज करें इनको, देन याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन में ये ऐसी डायग्राम हमारे टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है सेम डायग्राम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की है। तो आपको पता है कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जैसे एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जैसे ग्लाइकोलिसिस का फिनोमेना होता है और उसमें 2 एटीपी बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस की एंड प्रोडक्ट क्या बनती है, पायरुविक एसिड। अब यहाँ से पायरुविक एसिड, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पे देखा ना कि ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, एक बार नंबर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे एनएरोब है तो यकीनन जैसे इस पायरुविक एसिड में आगे क्या होगा, एक एंजाइम होगा एक्ट करेगा जिसका नेम होगा लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और उसके बाद क्या होगा, इसी पायरुविक एसिड की, अगर ये स्ट्रक्चरल फार्मूला वगैरह इतने आगे नहीं आते, नेम्स याद करना जरूरी होता है। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन सम बैक्टीरिया और एनिमल्स जब ये ऐसी होगी, इस पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 लैक्टिक एसिड। वाई 2 लैक्टिक एसिड, बिकॉज ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल था, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते। जैसे आपके पास एनटीबी का बुक है, उसमें ये डायग्राम मौजूद है। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं जो 3 कार्बन कंपाउंड है, ऐसे 2 बनेंगे। तो 2 बनेंगे तो आगे यकीनन क्या होगा, आगे यानी 2 लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल भी बनेंगे। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इस अमल को हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
और इसमें क्या हुआ है कि NADH जो ऑक्सीडाइज, जैसे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान, जैसे आप स्टूडेंट को मालूम है जिन्होंने पढ़ा है, वरना हम जैसे कल जैसे ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करेंगे तो उसी में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 2 NADH इस प्रोसेस के दौरान बनते हैं। तो 2 NADH जो है ये ऑक्सीडाइज होंगे NAD में, 2 NADH ऑक्सीडाइज होंगे NAD में, और इसी तरह से पायरुविक एसिड होगा इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड। एंड इसी तरह से हम कहेंगे कि ये जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ये जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, किस में होती है? बैक्टीरिया में और एनिमल सेल में। एनिमल सेल इवन ह्यूमन बीइंग में, क्यों कि जब हम एनारोबिकली रेस्पिरेशन मसल के हवाले से जो पढ़ा था ना, वो इसी तरह से सेम फिनोमेना। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनेगी जिसके दौरान 2 NADH भी बनेंगे। तो देन यही पायरुविक एसिड है, ये आगे 2 लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल में, हर एक पायरुविक एसिड एक लैक्टिक एसिड में जैसे कन्वर्ट होगा, एक एंजाइम होगा उसका नेम होगा लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और उसमें हुआ क्या है? उसमें हुआ ये है कि NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD, जैसे यही NADH जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान बना था यही ऑक्सीडाइज हुआ NAD में, और यही NAD वापस जैसे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जाता रहेगा, और ये सिलसिला उस ग्लाइकोलिसिस को सपोर्ट करने के लिए भी होगा ताकि उसमें भी ATPs बनते रहें, ताकि उसमें भी ATPs बनते रहें। बट पायरुविक एसिड है वो क्या हुआ है? पायरुविक एसिड इज कन्वर्ट मौजूद है C3H4O3 इज कन्वर्टेड इनटू C3H6O3। लैक्टिक एसिड का फार्मूला है, लैक्टिक एसिड का फार्मूला C3 है। बहरहाल ये स्ट्रक्चरल फार्मूला इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप जैसे इनको याद भी करेंगे, ठीक है। इसी तरह से फाउंड बाय द रिडक्शन ऑफ द पायरुवेट, पायरुवेट की रिडक्शन हुई, पायरुवेट की रिडक्शन हुई, इसे हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के जरिए पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, और उसी प्रोसेस के दौरान जैसे 2 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे और 2 NADH मॉलिक्यूल बनेंगे इस प्रोसेस के दौरान। देन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो उसमें क्या हुआ है कि जैसे जो पायरुविक एसिड है, जो उसमें आगे लैक्टिक एसिड है, एंजाइम भी इन्वॉल्व है, और NADH जो उसमें से जो रिड्यूस सॉरी NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD हुआ है, और 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल बने हैं। तो इस तरह की प्रोसेस को हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की हेडिंग है इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस फॉलोड बाय द रिडक्शन ऑफ पायरुवेट बाय NAD टू H2 लैक्टिक एसिड। जैसे हमने अभी डायग्राम में पढ़ा है कि ग्लाइकोलिसिस के बाद का अमल होगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। तो यही पायरुविक एसिड जो होगा आगे किस में बनेगा? पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड हुआ। This pathway operates anaerobically because NADH transfer its electron to the pyruvate। ठीक है, इसमें जैसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, एनाएरोबिकली हुआ है, and it is free to return and pick up move electron during the earlier reacting glycolysis। जैसे आपने देखा NADH से NAD बनेंगे, वही वापस जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे में इंक्लूड हो जाते हैं, और देन आगे उसमें आगे ATP वगैरह बनते रहेंगे। सो NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD, एक प्रोसेस ये हुआ है। दूसरा इसमें ये हुआ है कि पायरुवेट जो C3H4O3 है इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड, और इसी तरह से हम कहेंगे लैक्टिक एसिड इज फाउंड बाय द रिडक्शन ऑफ पायरुवेट। लैक्टिक एसिड इज फाउंड बाय द रिडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर्स इन एनारोबिक बैक्टीरिया एंड द मसल्स ऑफ द मैमल्स। मसल्स ऑफ द मैमल्स कौन से? जैसे ह्यूमन बीइंग में कब? ड्यूरिंग स्टर्नस और हेवी एक्सरसाइज जब होती है तो मसल फटीग का जो अमल होता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का है। व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज एग्जॉस्टेड, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, सप्लाई कम होती है, तो ये छोटी सी पॉइंट्स हैं, कोई प्रोसेस तो नहीं है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल फटीग एंड द मसल्स बिकम अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड बिगिन टू एक्ट, मींस उसमें पेन या दर्द का एहसास होता है जब मसल फटीग कंडीशन होती है। तो ये NTB के अंदर जो 88 पेज पे मौजूद है, इलस्ट्रेशन डायग्राम के जरिए आप थोड़ा देखेंगे समझ में आ जाएगा। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा, पायरुविक एसिड बनेंगे, पायरुविक एसिड से आगे लैक्टिक एसिड बनेगा, NADH से NAD बनते हैं, वो NAD जो है वापस ग्लाइकोलिसिस में